बच्चों, मौर्य साम्राज्य के बारे में आज पढ़ो। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक महापद्मानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यही कारण है कि चंद्रगुप्त को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना गया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पुरातात्विक प्रमाण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तथा कुछ विदेशी राजदूत मेगस्थनीज के द्वारा कृत इंडिका से मिलता है तथा कुछ बुद्ध और जैन धर्म से भी प्राप्त होता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का यूनानी राजदूत था, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर तथा सेल्यूकस का समकालीन होना तथा सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस नामक यूनानी साहित्य से भी उस समकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। बौद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु बौद्ध धर्म का वास्तविक विस्तार मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। अतः बौद्ध लेखों तथा ग्रंथों में अशोक के प्रमुखता दी गई है। बौद्ध साहित्य में मौर्य के संबंध में विपुल सामग्री प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुख दीपवंश, महावंश, मिलिंदपहो, अट्टकथा तथा संस्कृत भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ हैं। जैन साहित्य में भी मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश डालने वाली सामग्री मिलती है, जिसमें श्वेतांबर तथा दिगंबर साहित्य प्रमुख हैं। महाजनपदों में राजतंत्र एवं गणतंत्र शासन प्रणाली अस्तित्व में थी। यही परंपरा मौर्य शासन में भी दृष्टिगत होता है। मौर्य साम्राज्य में 5 इकाइयाँ थीं। पाटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी तथा चार प्रांतीय राजधानियाँ थीं: तक्षशिला, उज्जैन, तोसिल और सुवर्णगिरी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानो, जो कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। चंद्रगुप्त मौर्य नगर के राजा का पुत्र था। इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त जब गर्भ में था, तभी मौर्य नगर पर किसी शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया था और मौर्य राजा की हत्या कर दी थी। मौर्य रानी भागकर अपने भाइयों के पास पाटलिपुत्र जाकर पहुंची, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य अर्थात कौटिल्य था। चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण के बारे में कई मतभेद हैं, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य के सहयोग से हुआ था और यही सबसे तर्कसंगत प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। मगध पर आक्रमण। मगध पर चंद्रगुप्त व चाणक्य द्वारा किए गए आक्रमण का वर्णन महावंश में मिलता है। चंद्रगुप्त यहाँ सीमा प्रांतों पर अधिकार किए बिना मगध के भाग के मध्य भाग पर आक्रमण किया, जिससे उसे पराजित होना पड़ा और भागकर अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ी। तदुपरांत अपनी भूल सुधारते हुए पहले वे पंजाब प्रांत पर अपना अधिकार जमाया और फिर उन्हीं के सहयोग से वो मगध के मध्य भाग पर अपना अधिकार कर पाया और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। और यही 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का राज्यारोहण माना जाता है।
पंजाब पर अधिकार। चंद्रगुप्त व चाणक्य की मगध पर अधिकार करने की नवीन योजना के अनुसार प्रथम पंजाब पर अधिकार करना आवश्यक था। सिकंदर के विजय के उपरांत पंजाब के बड़े भूभाग पर यूनानियों का कब्जा हो गया था। चंद्रगुप्त को अपनी योजना में सफलता प्राप्त करने के लिए जन, धन एवं राजकीय मैत्री की आवश्यकता थी। अतः उसने पहले इस तरफ ध्यान दिया और 322 ईसा पूर्व पंजाब पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस से युद्ध। सिकंदर के समान सेल्यूकस भी महत्वाकांक्षी एक वीर था। सेल्यूकस बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर आगे सिंधु नदी पार करते हुए बढ़ा, जहां उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त सेल्यूकस को परास्त कर उसे संधि करने को बाध्य किया। संधि में उसने अफगानिस्तान के 4 प्रांत तथा सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था। दक्षिण पर विजय। अपने शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। पश्चिम पर विजय। बंबई के थाना जिले में सोपारा में प्राप्त अशोक के शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि यह भाग चंद्रगुप्त के अधीन था। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था। पहला, केंद्रीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन केंद्रीयकृत शासन प्रणाली थी। प्रशासन का केंद्रवित्त राजा होता था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेखों में मंत्री परिषद अर्थात परिषा का उल्लेख मिलता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों जैसे पुरोहित, सेनापति, युवराज को 48,000 पर्ण मिलता था। निचले स्तर के अधिकारियों को कुल 60 पर्ण मिलते थे। अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिसे अधिकतर महामात्र कहकर संबोधित किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसिल तथा प्राच्य की राजधानी जो मध्य भाग था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतपति राजा परिवार के लोग नियुक्त किए जाते थे। वे आर्यपुत्र कहलाते थे। इनका भी मंत्रि परिषद होता था, जिसका सीधा संबंध केंद्र से होता था। स्थानीय प्रशासन। गांव के जिलों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए स्थानीय प्रशासन थी। गोप तथा स्थानिक इनके अधिकारियों को संबोधन दिया जाता था। अशोक के स्तंभ से प्रतिवेदक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है, जिसका कार्य हर समय लोगों का समाचार राजा तक पहुंचाना होता था। नगर प्रशासन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर प्रशासन में 30 सदस्यों का समूह होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। पहली समिति, इसका कार्य शिल्प कला कौशल की देखभाल करना था। दूसरी समिति विदेशियों के प्रबंधन से संबंधित थी। तीसरी समिति जन्म मरण से संबंधित थी। चौथी समिति व्यापार के प्रबंधन से जुड़ी थी।
5वीं समिति तैयार वस्तुओं का देखभाल करना था। 6ठी समिति बिक्री कर वसूल करना था। अब सैन्य प्रशासन के बारे में सुनो। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला, पुस्तैनी सेना। दूसरा, किराए की सेना। तीसरा, नगर पालिका संबंधी सेना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा उसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य के नाम से पुकारा जाता था। प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य के नाम से पुकारा जाता था। ये एक संस्था में संगठित होकर कार्य करते थे तथा संचरा अर्थात घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। न्याय प्रशासन। मौर्य काल की दीवानी न्यायालय, धर्मस्थीय तथा फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहते थे। न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजज्ञा। राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं केंद्रीकृत था। कृषि योग्य भूमि पर उपज का 1/4 या 6ठा भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। सरकार सिंचाई की व्यवस्था भी करती थी और 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। मौर्यकालीन कर प्रणय, बलि, हिरण्य, रज्जु, विविध, कौष्ठकेय, शुल्क, वर्तनी, तरदेय, सेनाभक्त आदि प्रमुख थे।